चाइना है ना, वो फाइनेंशियल बैंक है। तो चाइना क्या करता है, कोई भी अफ्रीकन कंट्रीज का आप इतिहास पढ़ लो और एशियन कंट्रीज पे कैसे कब्जा किया, लोन दिया, कुछ लिखवा लिया, पोर्ट और ये वगैरह, और ब्लैकमेलिंग किया, वन काइंड ऑफ ब्लैक फाइनेंशियल ब्लैकमेलिंग कह सकते हैं। तो विदेश मंत्रालय में जहां एस जयशंकर जी की बात है, तो वो चीन के प्रेशर में आज तक नहीं आए या कोई ऐसी चीज़ों में नहीं आए। और हाँ, श्रीलंका को किसने डुबा दिया? चाइना ने डुबा दिया। तो श्रीलंका को बैक करने के लिए कोरोना में कितना हेल्प किया, अभी भी कितना हेल्प। तो श्रीलंका को तो पता चल गया कि अब हम किस किस नीति से, चाइना की किस कूटनीति से डूबे थे। तो उसमें भारत की कूटनीति काम कर गई और एक विस्तारवादी चीन की नीति थी, उसमें श्रीलंका ने बेखूबी मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे, आपके साथ ये डील नहीं करनी है। चाइना का निर्यात बहुत बड़ा है, चाइना फाइनेंशियल ब्लैकमेलिंग में मास्टर है, विस्तारवादी नीति में कैसे कब्जा करना है ऐसे। तो भारत अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 5-10 साल को तो चाइना की नीतियों को फेल करने में थोड़ा टाइम लगेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान प्रकाश और आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज। जैसा कि खबरों में आपने देखा होगा कि भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। कतर में जो 8 नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर जिनको सजाए मौत सुना दी गई थी, उनकी रिहाई हो गई है और वो अब उनमें से 7 भारतीय वापस अपने भारत लौट आए हैं। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ है महेंद्र सिंह जी। तो क्या कहना है सर आपको इस मामले में? तो जब से एस जयशंकर ने विदेश मंत्रालय संभाला है, तब विदेश मंत्रालय की नीति और काम करने का तौर तरीका बदल गया है। पहले मंत्रालय भी दिए गए थे काफ़ी विदेश मंत्री, लेकिन ये इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में सबसे सफल विदेश मंत्रालय मैं मानता हूँ। और जैसे 9 रत्न होते हैं ना, तो अजीत दाबोल जी, एस जयशंकर, ये हमारे तो 2 नौ रत्न हैं। एक्स वेटरन कतर से वापस लाए गए नवतेज सिंह गिल, सौरभ वशिष्ठ, एस.के. वर्मा, बी.के. वर्मा शर्मा, ये लोग जो आए और उनको लाना, क्योंकि उनका कानून बहुत सख्त है, हमारे से भी ज़्यादा सख्त है। तो कितना विदेश नीति मोदी के नेतृत्व में कितना किया होगा, उन्होंने पॉजिटिवली इम्पैक्ट डाला होगा, नेगेटिव नहीं बोल सकते हम। लास्ट टाइम अभिनंदन का भी देख लो कि वो पाकिस्तान पे नेगेटिव दबाव डाला था, पॉजिटिव नहीं डाला था कि भाई अभिनंदन को नहीं छोड़ोगे तो पाकिस्तान तैयार रहे, तभी छोड़ा था अभिनंदन को। और कुछ घंटों में ऑपरेशन पार के वो पार करके वो ला दिए थे अभिनंदन को वाया पाकिस्तान बॉर्डर इंडिया में। तो ये वेटरन को लाए जाना ये विदेश नीति का बहुत बड़ा, विदेश मंत्रालय की बहुत बड़ी जीत है। और आप देख लो कि ये मालदीव वाला के भी मुद्दे में जो उनके विदेश मंत्रालय के जो कमिश्नर गए थे, उल्टे पाँव 5 मिनट लौट आए गए। तो एस जयशंकर के नेतृत्व में विदेश मंत्रालय शायद इतना अच्छा काम कर रहा है ना, तो मुझे तो लग रहा है कि मोदी सरकार जितनी भी साल टिके ना, विदेश मंत्रालय तो एस जयशंकर के पास ही रहना चाहिए, क्योंकि वो फॉर्मर डिप्लोमेट IFS रह चुके हैं, उनको विदेश के मामले में बहुत अच्छी पकड़ है। और विदेश मंत्रालय संभालते ही जितने आपसी मतभेद मनभेद थे भारत और विदेशी नीतियों में, कम किए हैं, दूरियां घटाई है, विदेश व्यापार बढ़ा है, कितने फॉरेन मिनिस्टर को इन्वाइट किया गया है इंडिया में और काम करवाया गया है। तो जो मोदी जी के नेतृत्व में और जयशंकर जो काम कर रहे हैं, ऐसा तो शायद बहुत कम देखने को, ऐसा है हमारा सौभाग्य है कि ऐसा हमें विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्री मिले हैं। सर मेरा लेकिन इससे एक काउंटर सवाल ये है कि आप जैसे विदेश मंत्री और विदेश मंत्रालय कितनी तारीफ कर रहे हैं, नो डाउट ठीक है, इस मामले में उनको कूटनीतिक कामयाबी मिली है। लेकिन आप देखिए कि जैसे कि मोदी सरकार का ये मानना था कि नेबर फर्स्ट एक उनकी पॉलिसी थी, बट हमारे जो जितने भी नेबरिंग कंट्री है, चाहे पाकिस्तान ले लो, बांग्लादेश ले लो, नेपाल ले लो, श्रीलंका ले लो, यहाँ तक कि मालदीव्स जिनको ग्रांट देती है, ये सारे कंट्रीज़ को भारत सरकार ग्रांट देती है। फिर भी अब ये सारे एक एक करके, पाकिस्तान तो खैर हमारा घोषित रूप से दुश्मन कंट्री है, नो डाउट है, बट जैसे बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका में भी चाइनीज़ इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया है कि वहाँ पे उनका वो हम्बनकोटा में उनका वो पूरा उन्होंने अपना सैनिक अड्डा बनाने के लिए दे दिया है। मालदीव्स में अभी क्विट इंडिया करके मूवमेंट चला करके वहाँ पर प्रेसिडेंट जीत करके आ जाते हैं। तो क्या ये कूटनीतिक फेलियर नहीं है भारत सरकार की? बिल्कुल नहीं है। देखो, अमेरिका डाटा बैंक बोला जाता है, इंडिया टैलेंट बैंक बोला जाता है। सबसे बड़ा टैलेंट इंडिया से ही सप्लाई ओवरसीज किया जाता है। CEO ले लो, डेटा अमेरिका। जैसे चाइना है ना, वो फाइनेंशियल बैंक है। तो चाइना क्या करता है, कोई भी अफ्रीकन कंट्रीज का आप इतिहास पढ़ लो और एशियन कंट्रीज पे कैसे कब्जा किया, लोन दिया,
कुछ लिखवा लिया पोर्ट और ये वगैरह, और ब्लैकमेलिंग किया, वन काइंड ऑफ फाइनेंशियल ब्लैकमेलिंग कह सकते हैं। तो विदेश मंत्रालय में जहाँ एस जयशंकर जी की बात है तो वो चीन के प्रेशर में आज तक नहीं आए या कोई ऐसी चीज़ों में नहीं आए। और हाँ, श्रीलंका को किसने डुबा दिया? चाइना ने डुबा दिया। तो श्रीलंका को बैक करने के लिए कोरोना में कितना हेल्प किया, अभी भी कितना हेल्प, तो श्रीलंका को तो पता चल गया कि अब हम किस किस नीति से, चाइना की किस कूटनीति से डूबे थे। तो उसमें भारत की कूटनीति काम कर गई और एक विस्तारवादी चीन की नीति थी, उसमें श्रीलंका ने बेखूबी मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे आपके साथ, ये डील नहीं करनी है। नहीं तो ठीक, मतलब जो चाइना की एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स करके उनकी एक वो मतलब सीक्रेट एक मूवमेंट चलता है कि भारत को घेरना है और डिफरेंट जो हिंद महासागर में अपनी पोजीशन मजबूत करनी, ताकि उनका ट्रेड जो है निर्बाध गति से चलता रहे। भारत इस उसके स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को तोड़ने में कितना कामयाब हो पाया है, आपको क्या लगता है? नहीं, देखो, चाइना अपनी जगह पे स्ट्रेंथ बनाए हैं, इंडिया भी अपनी स्ट्रेंथ कर रहा है कि चाइना चाइना है, इंडिया इंडिया है। आप बताओ कि 27% एक्सपोर्ट निकास निर्यात चाइना करता है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, 16% यूएसए करता है, और इंडिया बहुत कम करता है, 7th पोजीशन पर वर्ल्ड पे। तो चाइना का निर्यात बहुत बड़ा है। चाइना फाइनेंशियल ब्लैकमेलिंग में मास्टर है, विस्तारवादी नीति में कैसे कब्जा करना ना ऐसे। तो भारत अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 5-10 साल को तो चाइना की नीतियों को फेल करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि हम कल ही या 6 महीने में 12 महीने में ऐसे ही विदेश मंत्रालय में जयशंकर जी नीति बना देंगे कि चाइना से ओवरटॉक। ऐसा टाइम लगता है हर एक चीज़, क्योंकि चाइना का जो सिस्टम है बहुत मजबूत है इंडिया की कंपैरिजन में। फाइनेंशियल सिस्टम की बात कर रहा है, और फाइनेंशियल ब्लैकमेलिंग का गेम है ना, इंडिया कतई नहीं कर सकता। इंडिया कंट्री इज बेस्ड ऑन मोरालिटी, नैतिक एथिक वाला देश है। इंडिया किसी को फाइनेंस देके कब्जा कर लो, विस्तारवादी नीति में नहीं मानता। लेकिन मेरा एक मतलब इस पर एक और काउंटर सवाल है कि आप भारत का, आप सही कह रहे हो, मैं ये नैतिक रूप से ये बहुत ही मतलब वैल्यू बेस्ड कंट्री है और ये सही बात भी है। बट ये जो छोटे छोटे कंट्री है, नेपाल ही ले लो, एक तरह से भारत को ब्लैकमेल करता है। वो चाइना से मदद लेता है और धमकी देता है कि आप अगर हमें मदद नहीं करोगे तो हम चाइना की गोद में चले जाएंगे। वही पॉलिसी श्रीलंका ने अपना ली है कि आप हमें नहीं, मतलब इंडिया की मजबूरी हो जा रही है कि अब जैसे मालदीव्स के मामले में ही मालदीव्स ने एक ओपनली क्विट इंडिया करके मूवमेंट चलाया कि आप वहां से अपने सैनिकों को निकाल लो, और भारत को एलानिया घोषित करना पड़ा। फिर भी अभी जो एंटरिम बजट आया है उसमें कई करोड़ की फंडिंग उसके लिए ग्रांट की गई है कि मालदीव्स के जैसे बाकी सारे नेबरिंग कंट्रीज को लिए मतलब ग्रांट की गई है। तो ये तो एक तरह से उनका ब्लैकमेल टैक्टिक्स है कि आप हम मदद करो, नहीं तो हम चाइना के गोद में चले जाएंगे। भारत इसको कैसे काउंटर करे? देखो, WHO का जो प्रेसिडेंट बनाया गया तो चाइना के प्रेशर से बनाया गया। तो कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, कुछ को बात करके चाइना का इतना इम्पैक्ट है कि वो संयुक्त राष्ट्र के जो कुछ संगठन है पूरे विश्व के, जो पूरे विश्व पे कंट्रोल करते हैं और उस विश्व के उत्थान के लिए काम करते हैं, उस पर भी चाइना का इम्पैक्ट रहता है। चाइना अपना खुद का आर्थिक बेनिफिट के लिए, तो चाइना इतना फाइनेंशियली हब बन चुका है ना कि किसी देश को चलाने के लिए सिर्फ बातों से देश नहीं चलता, या चर्चा विमर्श या डिस्कशन से, डिबेट से नहीं चलता। देश चलता है आर्थिक नीतियों पे, आर्थिक तरक्कियों पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब चाइना मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री वहाँ है, उद्योग वहाँ है। तो चाइना के पास फंड बहुत है, तो क्या करता है कि फंड से फाइनेंशियली ब्लैकमेलिंग गेम कैसे करना है ना, चाइना से बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं जानता। चाइना एक ऐसा कंट्री की फाइनेंशियल ब्लैकमेलिंग गेम में शायद PhD है, इसलिए तो काफ़ी अफ्रीकन कंट्री को भी बर्बाद कर दिया, एशियन कंट्रीज पे कब्जा कर रहा है। ये तो अच्छा है कि US और जापान और फ्रांस और रशिया, कुछ कंट्रीज उनके सामने झुकते नहीं है चाइना के बारे में, वरना चाइना तो मानता ही है कि सारे हमारे अंडर में आ जाए, सारी हुकूमत हमारे अंडर में आ जाए। तो काफ़ी इंडियन पॉलिसीज के इंटरनेशनल लेवल पे क्यों अगेंस्ट में ये UN की सदस्यता की बात थी, मेंबरशिप की UN में, तो कौन विरोध करता था? चाइना करता था, और कोई कंट्री नहीं करता था। तो चाइना हर एक बात में इंडिया का अपोज इसलिए करता है कि उसको पता है कि इंडिया का आने वाला 10-20 साल का भविष्य कैसा है। इंडिया सबसे टैलेंटेड यूथ पॉपुलेशन वाला कंट्री है, उसको पता है कि इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मास्टर है, इंडिया की इसरो में मास्टर, इंडिया की किस सेगमेंट में इतनी पकड़ है भारत की, तो उनको पता है कि आने वाले 10-20 साल इंडिया के हो सकते हैं। तो अगर उनको और एक्सटर्नल सपोर्ट या आपसी रिश्तों में कुछ दरारें डाले तो अपनी खिचड़ी पक सकती है।
खैर ये तो आपका ओपिनियन है, बट चाइना को आपके हिसाब से ही अभी काउंटर करने में भारत को कम से कम 10-20 साल लग जाएंगे। तो ये रहे महेंद्र सिंह, जिन्होंने भारत की कूटनीति के बारे में अपनी राय जाहिर की। आप इनकी राय से कितने सहमत और असहमत हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज़ और मैं ज्ञान प्रकाश।